नमस्कार दोस्तों, प्रतिबद्ध क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम राजनीति विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला का अगला भाग प्रस्तुत कर रहे हैं। उम्मीद है आपको प्रश्नों की श्रृंखला पसंद आ रही होगी। यह मध्य प्रदेश के एमपी सेट एग्जाम और असिस्टेंट प्रोफेसर तथा मध्य प्रदेश की अन्य परीक्षाओं हेतु लाभकारी सिद्ध होगी। तो चलिए आरंभ करते हैं मध्य प्रदेश सेट और अन्य परीक्षाओं के लिए राजनीति विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। दोस्तों, हमारा आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने आरंभिक उदारवाद को स्वतत्व बोधक व्यक्तिवाद के रूप में निरूपित किया है? आपके सामने ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए F.A. हायेक, ऑप्शन बी रॉबर्ट नोजिक, ऑप्शन सी C.B. मैकफर्सन तथा ऑप्शन डी रॉल्स। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी C.B. मैकफर्सन। आपको बताना चाहेंगे, मैकफर्सन के अनुसार उदारवादी चिंतन 17वीं शताब्दी से अव्यक्त धारणा पर आधारित रहा है। इस धारणा को मैकफर्सन ने आरंभिक उदारवाद का स्वतत्व बोधक व्यक्तिवाद के रूप में निरूपित किया है। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है जो कि अभिकथन और तर्क पर निर्भर है। अभिकथन ए, F.A. हायेक के अनुसार राज्य का हस्तक्षेप और समूहवाद अपने संयत स्वरूप में भी निसंदेह स्वतंत्रता का अपर्दन करते हैं तथा तर्क आर, वे निर्बाध व्यापार के समर्थक हैं और कीन्स के अर्थशास्त्र तथा कल्याणकारी राज्य के विरोधी हैं। आपको ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए में ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन बी में ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए का सही स्पष्टीकरण है तथा ऑप्शन सी में ए सत्य है परंतु आर असत्य है। ऑप्शन डी में ए सत्य है परंतु ए असत्य है परंतु आर सत्य है। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी अभिकथन और तर्क दोनों सत्य हैं तथा तर्क अभिकथन का सही स्पष्टीकरण है। हेक एक नव उदारवादी विचारक हैं। राज्य को बाजार तंत्र में कोई छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए और इस तंत्र के बाहर ही सार्वजनिक सेवाओं की व्यवस्था करनी चाहिए, इस बारे में भी कहा था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? आपको असत्य कथन ढूंढना है। कथन दिया है ऑप्शन ए में मार्क्स ने विचारधारा और विज्ञान में अंतर किया। कथन बी में नेपोलियन ने विचारधारा को ऐसी तत्व मीमांसा मानकर समाप्त कर दिया जिसमें इतिहास और यथार्थ की उपेक्षा की जाती है। ऑप्शन सी में ट्रेसी ने आइडियोलॉजी शब्द गढ़ा तथा ऑप्शन डी में डेनियल बेल ने उद्देश्यहीन विचारधारा के बारे में चर्चा की। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कथन असत्य है वह कथन है ऑप्शन डी, डेनियल बेल ने उद्देश्यहीन विचारधारा के बारे में चर्चा की। आपको बताना चाहेंगे, डेनियल बेल ने विचारधारा के अंत की चर्चा की, ना कि उद्देश्यहीन विचारधारा की। अगला क्वेश्चन है, किसके लिए विचार ना कि उत्पादन की भौतिक स्थिति क्रांति के प्रभावी कारण है? आपको बताना है क्रांति के प्रभावी कारण। विद्वानों के नाम है। ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी लेनिन, ऑप्शन सी एंजेल और ऑप्शन डी में स्टालिन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, लेनिन। लेनिन के लिए विचार ना कि उत्पादन की भौतिक स्थिति क्रांति के प्रभावी कारण है। लेनिन ने दल का सिद्धांत और लोकतांत्रिक केंद्रवाद का सिद्धांत भी दिया था। अगला क्वेश्चन है, प्लेटो की विचारधारा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? आपको पुनः असत्य कथन ढूंढना है। कथन दिए हैं, ए कार्यों का विभाजन अभिव्यक्ति के अंतर पर निर्भर नहीं होता। बी राज्य को व्यक्तियों का वृद्ध रूप मात्र माना जाता है। सी एथेंस की महिलाओं को राजनीति में भाग लेने की अनुमति नहीं थी। और ऑप्शन डी राजनीतिज्ञों की अनभिज्ञता और अक्षमता लोकतंत्र का कारण है। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी प्लेटो की विचारधारा के अनुसार कार्यों का विभाजन अभिव्यक्ति के अंतर पर निर्भर नहीं होता, यह कथन असत्य है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं प्लेटो की विचारधारा में प्रमुख स्रोत हैं इच्छा, भावना और ज्ञान। इच्छा प्रधान लोग उद्योग और व्यापार करेंगे तथा भावना प्रधान लोग सैनिक होंगे तथा ज्ञान प्रधान लोग दार्शनिक और राजकाज संभालेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अरस्तु के संवैधानिक नियम की अभिव्यक्ति नहीं है? आपको ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए सार्वजनिक हित में शासन, ऑप्शन बी विधि सम्मत शासन, ऑप्शन सी इच्छुक प्रजा की सरकार, ऑप्शन डी प्रजा की गरिमा से असंगत। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी प्रजा की गरिमा से असंगत
अरस्तु के संवैधानिक नियम की अभिव्यक्ति नहीं है। इसके अतिरिक्त सार्वजनिक हित में शासन, विधि सम्मत शासन तथा इच्छुक प्रजा की सरकार अरस्तु के संवैधानिक नियम की अभिव्यक्ति है। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राज्य की विधायी, कार्यकारी और संघीय शक्तियों के अस्तित्व की बात करता है? विद्वानों के नाम दिए हैं, आपको उत्तर देना है। ऑप्शन ए में हॉब्स, ऑप्शन बी लॉक, ऑप्शन सी रूसो तथा ऑप्शन डी में जे बेंथम। आपको बताना है इन विद्वानों में से कौन राज्य की विधायी, कार्यकारी और संघीय शक्तियों के अस्तित्व की बात करता है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉक राज्य की विधायी, कार्यकारी और संघीय शक्तियों के अस्तित्व की बात करता है। दोस्तों बताना चाहेंगे जॉन लॉक सीमित और मर्यादित राज्य के विषय में बात करता है, जिसके अंतर्गत ये सारे तत्व आते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन रूसो का विचार नहीं है? यानी इसमें कुछ विचार दिए हैं जो रूसो का नहीं है, आपको जानकारी देना है। ऑप्शन ए में कोई विचारशील व्यक्ति चरित्र भ्रष्ट प्राणी होता है। ऑप्शन बी विज्ञान निष्क्रिय उत्सुकता का परिणाम है। ऑप्शन सी दर्शन शास्त्र केवल बौद्धिक आडंबर है। और ऑप्शन डी सामान्य इच्छाओं का योग है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सामान्य इच्छाओं का योग है। यह रूसो का विचार नहीं है। आपको बताना चाहेंगे रूसो के अनुसार सामान्य इच्छा सभी व्यक्तियों की सामाजिक इच्छाओं का मिश्रण है, ना कि इच्छाओं का योग। अगला क्वेश्चन है, जेएस मिल के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? पुनः आपको असत्य कथन ढूंढना है। ऑप्शन ए में आनंद गुणवत्ता की दृष्टि से भिन्न भिन्न होता है। ऑप्शन बी सुखद कैलकुलस व्यर्थ की बात है। ऑप्शन सी उपयोग का सिद्धांत जीवन का अंत है। तथा ऑप्शन डी स्वतंत्रता में वे कार्य शामिल होते हैं जिनकी इच्छा की जाती है। दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपयोग का सिद्धांत जीवन का अंत है। यह कथन जेएस मिल का नहीं है, यह सत्य नहीं है। जेएस मिल के अनुसार आनंद गुणवत्ता की दृष्टि से भिन्न भिन्न होता है, सुखद कैलकुलस व्यर्थ की बातें हैं तथा स्वतंत्रता में वे कार्य शामिल होते हैं जिनकी इच्छा की जाती है। अगला क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स के लिए निम्नलिखित में से कौन आदर्शवादी समाजवादी नहीं है? तो आपको बताना है कौन सा जो आदर्शवादी समाजवादी नहीं है। ऑप्शन ए में सेंट साइमन, ऑप्शन बी में प्राउडवान, ऑप्शन सी में फ्यूरियर और ऑप्शन डी में एंजल्स। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी जो विचारक एंजल्स हैं, कार्ल मार्क्स इन्हें आदर्शवादी समाजवादी नहीं मानता है। जानकारी देना चाहेंगे, प्रारंभिक समाजवाद को स्वप्नलोकी समाजवाद या आदर्श समाजवाद के रूप में जाना जाता है। इनमें सेंट साइमन, प्राउडवान, फ्यूरियर और रॉबर्ट ओवन जैसे विचारक शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है जो कि अभिकथन और तर्क से संबंधित है। अभिकथन दिया है ए में, गांधी जी के लिए सत्याग्रह निष्क्रिय विरोध के समान नहीं है। तर्क दिया है, सत्याग्रह से तात्पर्य क्रूर राज्य सत्ता के विरुद्ध लोगों द्वारा विधि सम्मत नैतिक और सच्चाईयुक्त राजनीति की कार्रवाई है। आपको ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए में ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। बी में ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी में ए सत्य है परंतु आर असत्य है तथा डी में ए असत्य है परंतु आर सत्य है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी अभिकथन और तर्क दोनों सही हैं। तर्क अभिकथन का सही स्पष्टीकरण है। दोस्तों गांधी जी के लिए सत्याग्रह सामाजिक क्रांति का गांधीवादी तरीका था। अगला क्वेश्चन है, किसने नारा दिया नियंत्रण नहीं तो सहयोग नहीं? विद्वानों के नाम दिए हैं। ऑप्शन ए में महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी अरविंद घोष और डी सुभाष चंद्र बोस। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा अरविंद घोष ने नारा दिया था नियंत्रण नहीं तो सहयोग नहीं, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में अरविंद घोष है अतः यह नारा भी अरविंद घोष का है। अरविंद घोष ने निष्क्रिय प्रतिरोध और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का प्रतिपादन किया है। अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक विकास की निम्नलिखित विशेषताओं का सही क्रम क्या है? आपको सही क्रम बताना है। विशेषताएं दी हैं क्षमता, दूसरी समानता तथा तीसरा विभेदीकरण। साथ में कूट दिए हैं। ए में आएगा पहला, दूसरा और तीसरा।
बी में आएगा दूसरा पहला और फिर तीसरा, सी में आएगा तीसरा पहला और दूसरा, तथा डी में आएगा तीसरा दूसरा और पहला। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी राजनीतिक विकास की विशेषताओं में सर्वप्रथम आएगा समानता, फिर आएगा क्षमता और उसके बाद में विभेदीकरण। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, डेविड ईस्टन के अनुसार निम्नलिखित विनियामक तंत्रों का सही क्रम क्या है? आपको पुनः क्रम जमाना है। पहला है सामाजिक संस्कृति नियम, दूसरा संचार चैनल, तीसरा गेट कीपिंग एट द बाउंड्री और चौथा है घटाव प्रक्रिया। ऑप्शन दिए हैं, ए में पहला, तीसरा, दूसरा और चौथा, बी में तीसरा, पहला, दूसरा और चौथा, सी में पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, तथा डी में चौथा, दूसरा, पहला और तीसरा। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में तीसरा यानी कि गेट कीपिंग एट द बाउंड्री पहले आएगा, उसके बाद में सामाजिक सांस्कृतिक नियम आएगा, उसके बाद संचार चैनल और फिर आएगा घटाव प्रक्रिया। तो डेविड ईस्टन के अनुसार यही क्रम विनियामक तंत्रों का क्रम है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? पुनः आपको गलत कथन ढूंढना है। कथन दिए हैं, ऑप्शन ए में राजनीतिक संस्कृति मूल राजनीतिक प्रवृत्तियों का एक समूह है। ऑप्शन बी में राजनीतिक संस्कृति का आनुभविक रूप से अध्ययन नहीं किया जा सकता। ऑप्शन सी में राजनीतिक संस्कृति का अध्ययन लोगों की प्रवृत्ति और राजनीति पर उनके संभावित प्रभावों पर ध्यान केंद्रित करना होगा। और ऑप्शन डी में राजनीतिक संस्कृति में एक सहभागी दृष्टिकोण है, जैसे राजनीतिक समाजीकरण। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो गलत कथन है वो कथन है ऑप्शन बी में राजनीतिक संस्कृति का अनुभविक रूप से अध्ययन नहीं किया जा सकता। इसका सही कथन होगा राजनीतिक संस्कृति का अनुभविक रूप से अध्ययन किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन देशों में अवशिष्ट शक्तियां राज्य इकाइयों पर निर्भर करती है? तो देशों के नाम दिए हैं। ऑप्शन ए में संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी में और सेकंड है भारत, थर्ड है स्विट्जरलैंड और फोर्थ है ऑस्ट्रेलिया। कोड दिए हैं, देशों के नाम के साथ में आपको जोड़ना है। ऑप्शन ए में पहला और तीसरा, ऑप्शन बी में तीसरा और चौथा, ऑप्शन सी में पहला और चौथा तथा ऑप्शन डी में पहला, तीसरा और चौथा। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, पहला, तीसरा और चौथा। पहला, तीसरा, चौथा के अंतर्गत संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया में अवशिष्ट शक्तियां राज्य इकाइयों पर निर्भर करती हैं। लेकिन अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत में ये शक्तियां संघीय व्यवस्थापिका के अंतर्गत आती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? आपको सही बताना है। ए, संयुक्त राज्य अमेरिका में कैबिनेट संविधानेतर संस्था है। बी में यह साधारणतः एक सलाहकारी निकाय है। सी में यह कांग्रेस के प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार है। और डी में कैबिनेट के सदस्य सरकार की नीति का बचाव करने के लिए कांग्रेस की बहसों में भाग लेते हैं। नीचे कूट दिए हैं। ऑप्शन ए में पहला और तीसरा, ऑप्शन बी में पहला और दूसरा, ऑप्शन सी में दूसरा और चौथा तथा ऑप्शन डी में पहला, दूसरा और चौथा। आपको बताना है कौन सा सही है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पहला और दूसरा कथन सत्य है। संयुक्त राज्य अमेरिका में कैबिनेट संविधानेतर संस्था है, सत्य है। यह साधारणतः एक सलाहकारी निकाय है, यह भी सत्य है। आपको बताना चाहेंगे कि अमेरिका कैबिनेट एक सलाहकारी निकाय है क्योंकि अमेरिका संविधान में मंत्रिमंडल की कोई व्यवस्था नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सहकारी संघवाद का लक्षण है? ऑप्शन दिए हैं। ए, केंद्र और राज्य के बीच प्रतिस्पर्धा और प्रतिद्वंद्विता की भावना। ऑप्शन बी में है मजबूत केंद्र के आधार पर सहयोग प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन सी में है विकेंद्रीकरण और राज्य की अधिक जिम्मेदारी। और ऑप्शन डी है राज्यों के बीच सहयोग की भावना। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सहकारी संघवाद के लक्षण के अंतर्गत विकेंद्रीकरण और राज्य की अधिक जिम्मेदारी शामिल होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस विधायन विशेष में विलंब करने के लिए अमेरिकी विधायी प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? यदि किसी विधायन में विलंब करना है तो कौन सी प्रक्रिया अमेरिका में अपनाई जाती है, आपको बताना है। ऑप्शन ए में गेरीमंडरिंग, ऑप्शन बी में
फ्लिबस्टरिंग, ऑप्शन सी में लॉग रोलिंग और ऑप्शन डी में स्पॉइल सिस्टम। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा किसी विधायन विशेष में विलंब करने के लिए अमेरिकी विधायी प्रक्रिया में फ्लिबस्टरिंग विधि अपनाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका के उच्चतम न्यायालय को विधायिका का तीसरा चैम्बर बनाने वाली शक्ति है। ऑप्शन दिए हैं, ए मूल, बी अपीली, सी परामर्शदात्री और डी न्यायिक पुनरावलोकन। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी न्यायिक पुनरावलोकन, जिसके तहत अमेरिका के उच्चतम न्यायालय को विधायिका का तीसरा चैम्बर माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने राजनीतिक शक्ति को ऐसे संबंध के रूप में परिभाषित किया है जिसमें एक व्यक्ति या समूह पूर्ववर्ती के निर्देशों के अनुसार दूसरे की कार्यवाही का निर्धारण करने में समर्थ होता है। आपके पास ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन ए में बर्ट्रैंड रसेल, ऑप्शन बी में हेबरमा, ऑप्शन सी में मॉर्गेनथाउ तथा ऑप्शन डी में डेविड ईस्टन। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी डेविड ईस्टन। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान सभा निम्नलिखित को शामिल कर बनी थी। आपको बताना है भारत की संविधान सभा में कौन कौन शामिल था। ऑप्शन ए में दिया है, ब्रिटिश प्रांतों के 292 चीफ कमिश्नर के क्षेत्रों से 4 और देसी रियासतों से 93 सदस्य लिए गए। ऑप्शन बी में ब्रिटिश प्रांतों से 294 चीफ कमिश्नर के क्षेत्रों से 4 और देसी रियासतों से 91 सदस्य थे। ऑप्शन सी में ब्रिटिश प्रांतों से 291 चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से 3 और देसी रियासतों से 95 सदस्य तथा ऑप्शन डी में ब्रिटिश प्रांतों से 292 चीफ कमिश्नरी के क्षेत्रों से 5 और देसी रियासतों से 92 सदस्य लिए गए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत की संविधान सभा में ब्रिटिश प्रांतों से 292 चीफ कमिश्नर के क्षेत्रों से 4 और देसी रियासतों से 93 सदस्य लिए गए। अगला क्वेश्चन है जो कि अभिकथन और तर्क पर आधारित है। अभिकथन दिया है, अध्यादेश अल्पमत की सरकारों को उपयोगी साधन प्रदान करते हैं, परंतु संसद सत्र शुरू होने पर इसे विधान के रूप में अब परिवर्तन करना उत्तरोत्तर रूप से मुश्किल होगा। तर्क दिया है, तर्क आर में हाल की गठबंधन सरकारों ने अपने सहयोगियों के साथ साथ विपक्ष के साथ भी विधान पर वाद विवाद से बचने के लिए अध्यादेशों का उपयोग किया। आपको ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन ए में ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन बी में ए और आर दोनों सत्य है परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन सी में ए सत्य है परंतु आर असत्य है तथा ऑप्शन डी में ए असत्य है परंतु आर सत्य है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सत्य कथन है परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। आप सभी जानते हैं अध्यादेश आर्टिकल 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है जब संसद सत्र में नहीं रहती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कौन से अनुच्छेद या अनुच्छेदों के अंतर्गत उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय याचिका जारी कर सकते हैं। आपके पास ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन ए अनुच्छेद 44 और 45, ऑप्शन बी में अनुच्छेद 123 और 213, ऑप्शन सी में अनुच्छेद 32 और 226 तथा ऑप्शन डी में अनुच्छेद 53 और 153। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 और 226 के तहत याचिका जारी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, गलत युग्म की पहचान करना है। यहाँ राज्यों के नाम और नए राज्यों की मांग के बारे में बताया है, तो आपको उत्तर देना है। दोस्तों यहाँ ऑप्शन नहीं दिया है। पहला वाला है ऑप्शन ए, गुजरात के साथ में सौराष्ट्र, ऑप्शन बी में उत्तर प्रदेश के साथ में गोरखालैंड, ऑप्शन सी में राजस्थान के साथ में मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी में महाराष्ट्र के साथ में विदर्भ। आपको इसमें गलत युग्म को पहचानना है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश के साथ में गोरखालैंड। आपको बताना चाहेंगे गुजरात में सौराष्ट्र की मांग हो रही है तथा राजस्थान में मध्य प्रदेश की मांग हो रही है।
महाराष्ट्र में विदर्भ की मांग हो रही है, परंतु गोरखालैंड का संबंध पश्चिम बंगाल से है। पश्चिम बंगाल में गोरखालैंड की मांग की जा रही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के उद्घाटन सत्र के अध्यक्ष थे? ऑप्शन दिए हैं डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, ऑप्शन बी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी में डॉक्टर सच्चिदानंद और ऑप्शन डी में सरदार पटेल। आपको बताना है संविधान सभा के उद्घाटन सत्र के अध्यक्ष। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर सच्चिदानंद। डॉक्टर सच्चिदानंद ने 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में अस्थायी अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। तत्पश्चात आप सभी जानते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष के रूप में संविधान सभा के साथ में काम किया। निम्नलिखित में से कौन से सांविधिक निकाय हैं? आपको बताना है सांविधिक निकाय दिए हैं। पहला विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी UGC, दूसरा है संघ लोक सेवा आयोग UPSC, तीसरा है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और चौथा है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग। तो आपको सांविधिक निकाय के बारे में जानकारी देना है। कूट दिए हैं, ए में है पहला और दूसरा, बी में है दूसरा और तीसरा, सी में है तीसरा और चौथा और डी में है पहला, तीसरा और चौथा। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी ऑप्शन डी के अंतर्गत पहला, तीसरा और चौथा सांविधिक निकाय है, यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग सांविधिक निकाय है, जबकि संघ लोक सेवा आयोग संवैधानिक निकाय है। आधुनिक काल में प्रत्यक्ष लोकतंत्र संभव नहीं है क्योंकि अब यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं। पहला, ए लोग राज्य के कार्यों के प्रति उदासीन है, बी राजनीतिक दल इसका विरोध करते हैं, सी संपत्तिशाली वर्ग इसका विरोध करते हैं और डी आधुनिक राज्यों के आकार और जनसंख्या द्वारा व्यवहारिक कठिनाइयों के कारण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, आधुनिक काल में प्रत्यक्ष लोकतंत्र संभव नहीं है क्योंकि आधुनिक राज्य के आकार और जनसंख्या द्वारा व्यवहारिक इकाइयों के कारण यह अत्यंत कठिन काम हो जाता है। आपको बताना चाहेंगे प्रत्यक्ष लोकतंत्र का जो निष्पादन है वो रूसों ने किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने लोकतांत्रिक संस्कृति का स्लीपिंग डॉग सिद्धांत दिया है? ऑप्शन ए में विद्वान के नाम है लुसियन पाई और रॉबर्ट ईवर्ड, ऑप्शन बी में जेम्स एस कोलमैन और माइनर वेनर, ऑप्शन सी में जेम्स सी चार्ल्सवर्थ और FW रिगस, ऑप्शन डी में आलमंड और वेरवा। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा लोकतांत्रिक संस्कृति का स्लीपिंग डॉग सिद्धांत आलमंड और वेरवा ने दिया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने विचार विमर्श को प्रभावित करने के लिए द स्टिक, द डील, द किस इस तरह की शब्दावली गढ़ी है? ऑप्शन ए में E. सेट स्नाइडर, ऑप्शन बी में केनेथ बोल्डिंग, ऑप्शन सी में रॉबर्ट डहेल और ऑप्शन डी में केट मिलेट। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा केनेथ बोल्डिंग, ऑप्शन बी। विचार विमर्श को प्रभावित करने के लिए द स्टिक, द डील और द किस शब्दावली केनेथ बोल्डिंग ने गढ़ी है। तो दोस्तों यह हमारे आज की प्रश्न श्रृंखला का अंतिम प्रश्न था। कल फिर से ऐसे ही प्रश्नों के साथ हम पुनः मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।